नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज हम एक पोएम को कवर करेंगे जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। बहुत अच्छी पोएम है जहाँ पर लाइफ के ट्रूथ के बारे में विलियम शेक्सपियर हमको कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से कन्वे करते हैं कि हमारी हर किसी की लाइफ है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और लगभग हम सभी के साथ कुछ एक तरीके की ज़िंदगी जो है वो ही गुजरती है। लाइक बचपन का दौर हमारा कैसा गुजरता है, इसके बाद हम थोड़ा सा स्कूल जाने लगते हैं, उस समय हमारी स्थिति क्या होती है। इसके बाद वहाँ से हम जब टीनेज से अपन आगे आते हैं और थोड़ा जब एल्डर हम बनते हैं, उस समय क्या होता है। इस तरीके से बुढ़ापे तक की हमारी पूरी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से विलियम शेक्सपियर ने बता दिया है और बहुत सही तरीके से बताया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन ह्यूमन लाइफ के बारे में नहीं दिया जा सकता है। और उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची थी। 1564 में तो इनका बर्थ है, ठीक है। और ये कह सकते हो आप कि तकरीबन आज से 500 साल पहले इन्होंने लिखा था और आज के समय में भी वो कितना रिलेवेंट लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलेवेंट है या नहीं है। आप ये जब पोएम पूरी पढ़ लेते हो, आप पूरा वीडियो हो जाए, इसके बाद आप खुद इसको बता देना कि क्या उन्होंने जो लिखा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, पोएम के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहली चीज़ अबाउट द पोएट हम देखेंगे। इसके बाद हम पूरा पोएम जो है आपकी उसको लाइन बाय लाइन जो है उसको अपन समझते हुए चलेंगे और एट लास्ट उसके लिटरेरी ब्यूटी जो है वो किस तरीके की है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या क्या पोएम के अंदर यूज़ हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, शुरू करते हैं अपन यहाँ पर पोएम को। William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor. He was born on 26 April 1564 in Stratford upon Avon. Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and nicknamed the Bard of Avon. इतना कुछ है विलियम शेक्सपियर के बारे में जो हमको जानना है। बहुत अच्छे पोएट रहे हैं, इनका पोएट्री का कलेक्शन है, उनके सोनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अच्छे प्ले राइट हैं और साथ ही में अच्छे एक्टर के तौर पे भी इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करा था। और इनका जन्म जो है वो 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के अंदर हुआ था। और शेक्सपियर को इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर के तौर पे भी उनको रिगार्डेड किया जाता है। और बिल्कुल सही बात है, उनसे ज़्यादा काबिल इंसान इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शायद ही हमको कोई मिले। और एक निकनेम इनको दिया गया था बार्ड ऑफ एवन। एवन क्या है, यहाँ पे रिवर है। स्ट्रेटफोर्ड जहाँ पर ये रहते थे उसी रीजन में ये फ्लो करती थी और ये कहीं ना कहीं पे रीज़न रहा है कि इनको निकनेम जो है वो बार्ड ऑफ एवन जो है वो दिया गया। अच्छा, बार्ड क्या होता है, एक काम करते हैं, मैं अभी यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बार्ड जो है वो ठीक कुछ देर बाद पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस वर्ड का इस्तेमाल हो रखा है, तो वहाँ ये टाइटल आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, बार्ड ऑफ एवन इनको बोला है तो बार्ड का मीन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आप बनाए रखें, हम आगे जाकर इसको क्लियर करेंगे बार्ड ऑफ एवन जो है वो होता क्या है। शुरू करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड अपन देख लेते हैं कि ये पोएम जो है उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है। अब ये पोएम जो है विलियम शेक्सपियर का एक बहुत उनकी फेमस कॉमेडी रही है, इसका नाम है एज यू लाइक इट, ठीक है। उसके सेकेंड एक्ट के सीन 7 से ये लिया गया है, जहाँ पर एक कैरेक्टर थे उस प्ले के अंदर, कॉमेडी के अंदर, जिनका नाम था जैक्स, ठीक है। ये जैक्स जो है एक सीनियर ड्यूक नाम के एक और कैरेक्टर होते हैं, उनसे ये बात जो है वो कहता है इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, ठीक है। मोनोलॉग के तौर पे ये बात जो है वो उनको बताता है। तो सीनियर ड्यूक जो है ये सारी बातें जो है वो सुनते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे जैक्स, उनको अपन देखते हैं। अब देखो, 7 एजेस बता रखी हैं इन्होंने एक इंसान की ज़िंदगी की। तो सबसे पहली एज जो है वो क्या होती है, फर्स्ट एज जो है एन इन्फेंट, बच्चा, नवजात बच्चा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। लेकिन इनका जो इन्फेंट है वो सिर्फ एक नवजात बच्चे तक ही नहीं है, ये इन्फेंट तब तक की एज है जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इस पूरे टाइम पीरियड को उन्होंने किसके अंदर कवर करा, फर्स्ट एज के अंदर, जिसको ये इन्फेंट की एज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज है स्कूल बॉय, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो उस समय उसकी हालत क्या रहती है,
वो बात यहाँ पर हम देखेंगे। थर्ड एज की अपन बात करें तो लवर की एज है। उस समय कहीं ना कहीं पर प्रेम नाम का जो शब्द है उससे भी उसका परिचय होता है, और कई सारे और लफड़ों के अंदर भी इंसान पढ़ना उसी एज से शुरू करता है, क्योंकि टीनेज, उस समय आप टीनेज के अंदर होते हो तो वो टीनेज के अंदर अपने फिजिकली चेंजेस भी काफ़ी सारे आते हैं, और मेंटली भी हम कहीं ना कहीं पर अपने खुद के अंदर चेंजेस जो है वो फील करते हैं। फोर्थ स्टेज है सोल्जर की स्टेज। ये वो एज है जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा एम्बिशियस बन जाता है, कई सारी चीज़ों को उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर पाना होता है, और इन सारी एज से वो निकल कर आ चुका होता है। तो फोर्थ एज भी यहाँ पर होगी अपनी। फिफ्थ एज के अंदर एक इंसान को अपन जस्टिस के तौर पे देखते हैं लाइफ का, जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, कई सारी बड़ी बड़ी बातें भी वो इंसान लोगों को कहता फिरता है, वो देखेंगे अपन। सिक्स्थ एज है अपनी, पेंटालून कहते हैं इसको, कहते हैं एक मैन है, और यहाँ पे वैसे पेंटालून का मीन होता है एक फुल मैन, ठीक है, एक मूर्ख आदमी जिसको आप कह सकते हो। तो देखते हैं आखिर ऐसा क्यों वो कहते हैं विलियम शेक्सपियर इनको। इसके बाद सेवंथ एज है हमारे पास सेकंड चाइल्डिशनेस। इंसान फिर से बच्चा बनेगा सर, एक समय ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ये लाइफ का साइकिल जो है वो इंसान का बताया है, और ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो सेवंथ स्टेज के अंदर डिवाइडेड है। तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. इनिशियल लाइन है पोयम की, जिनको हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या बताना चाह रहा है पोएट यहाँ पे। ऑल द वर्ल्ड्स, इन्होंने क्या करा, ये पूरा वर्ल्ड जो है हमारा वो क्या है, एक स्टेज है, ठीक है। कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बिना लाइक एज और सच वर्ड का यूज हुए। तो इसका मतलब क्या है, मेटाफोर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है जो इस लाइन के अंदर यूज हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड है वो किसकी तरह है, एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स, और बाकी के जो लोग हैं इसके अंदर जितने भी आपको मैन वीमन नज़र आते हैं वो सिर्फ कैरेक्टर्स हैं इस पूरे स्टेज के ऊपर, और ये एक प्ले है, बड़ा सा प्ले है। आप ये मान के चले पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है एक बड़ा प्ले चल रहा है क्या, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं अपने कैरेक्टर को निभाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन ये स्टेज जो है, ये वर्ल्ड जो है वैसा का वैसा बना रहने वाला है। हम सभी के पास अपने अपने एग्जिट्स हैं और अपने अपने इंट्रेंसेस। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंसान जो है वो जन्म लेता है, और एक सर्टेन टाइम के ऊपर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये, और इस दरमियान उसकी लाइफ जो है वो कुछ स्टेजेस के अंदर डिवाइड होती है, उसी को अपन आगे पोयम के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो भी आया वो परमानेंट नहीं है, उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, ठीक है। ये बात यहाँ पर इस लाइन से कहना चाह रहे हैं हमको विलियम शेक्सपियर। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। देखो उनका पहला फोकस जो है वो किसके ऊपर है, एग्जिट्स। ये भी सबसे पहले इस बात को ये प्राथमिकता देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर इंसान को पहले तो जाना है, ठीक है, आया है तो वो जाएगा, ये बात तो तय है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के ऊपर एक इंसान आया है तो उसकी डेथ होगी, अपनी लाइफ को उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान एक टाइम पर अपने जीवन के अंदर कई सारे पार्ट्स के अंदर अपन को नज़र आता है, कई सारे रोल जो है वो उसको प्ले करने पड़ते हैं पूरी लाइफ के अंदर, या फिर अपने परफॉर्मेंस के दौरान जब वो इस वर्ल्ड के अंदर एज ए कैरेक्टर जो है यहाँ पर इंटर करता है, ठीक है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, और उसके जो उसका पूरा एक्ट है उसको कितनी एज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, सेवन एजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली एज है द इन्फेंट, छोटे बच्चा वाली एज, नवजात बच्चा, ये इस तरीके का कुछ, ठीक है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, जो एक नर्स की बाहों के अंदर सबसे पहला उसको जब नर्स उठाती है उस समय बच्चा क्या करता है, ही म्यूल्स। म्यूल्स का मीन क्या होता है, चिल्लाना। पकिंग, कभी कभार वोमिट जैसा उसको फील होता है, तो ये इसको, उस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, पकिंग कहते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जब उसकी दुनिया में एंट्री होती है तब वो डिपेंडेंट होता है, देखना ये चीज़ यहाँ पे समझना, ठीक है। और उसका केयर करा जाता है बाकी लोगों के द्वारा, ठीक। वो खुद इतना ज़्यादा एबल नहीं होता है कि अपना ध्यान खुद रख सके, और सेल्फ डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती उस समय आपकी, और आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, और चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आती है। तो छोटे बच्चे के साथ जो कंडीशन है, ऐसे ही आप दुनिया में आते हो,
यू विल म्यूल एंड यू विल पक एंड एवरी वन ऑफ अस, नो वन इज एक्सेप्शन हियर। तो ये बात तो कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने जो बात बताई है वो सही है, उसमें कोई दो राय यहाँ पर नज़र नहीं आती हमको। नेक्स्ट बात हम करते हैं सेकेंड एज की, और वो एज है द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग का मीन क्या होता है? एक जिद्दी बच्चा है। विद हिज सेचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। देखो स्नेल क्या होता है? इस तरीके का एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हो छोटा एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा यूजुअली आपने घरों के आस पास भी आपको कभी कभी नज़र आए होंगे, जब भी इनको कोई छूता है या किसी भी चीज़ से अगर उनको टच करते हो तो बिल्कुल ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर जब ये चलने लगते हैं तो फिर ये ठीक है अपने हिसाब से चलते हैं, ये स्नेल होता है, ठीक है। तो मतलब उनको कोई छुएगा, उनको कोई छेड़ेगा तो फिर वो सिकुड़ जाते हैं। एक बच्चा भी इसी तरीके का होता है। यूजुअली तो वो बहुत अच्छे से जी रहा था, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करा था, लेकिन जिस समय उसको स्कूल भेजा जाता है तो उसको उस स्नेल को जैसे छेड़ते हैं वो जैसे सिकुड़ जाता है, उसी तरीके से बच्चा सिकुड़ जाता है, मतलब वो नहीं जाना चाहता है स्कूल। अच्छा सेचल यहाँ पे क्या होता है? सेचल होता है बैग, उसका स्कूल बैग, ठीक है। वाइनिंग स्कूल बॉय उसकी सेकेंड एज है, विद साचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। उसका चेहरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन जिस समय उसको स्कूल के लिए जाने के लिए कहा जाता है तो उस समय ही इज जस्ट क्रेपिंग लाइक अ स्नेल, ठीक है। अनविलिंगली टू स्कूल, कोई इच्छा नहीं है उसकी स्कूल जाने की। नेक्स्ट देखते हैं द लवर। sighing like furnaces with a woeful ballad mad to his mistress eyebrow। ये समझने से पहले एक बार फिर से दोनों एज पे आता हूँ जो हमने अर्लियर कुछ डिस्कस करी थी। उसके अंदर फर्स्ट एज थी हमारी इन्फेंट की। ये वो एज है जिस समय एक इंसान पैदा होता है तब से वो जब स्कूल जाना शुरू करता है। वो एज होती है जिसके अंदर वो दूसरों के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहता है, और हर जगह के ऊपर उसके पेरेंट्स उसका बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करा जाता है। एक फैमिलियर एनवायरनमेंट के अंदर वो बच्चा पलता बढ़ता है। लेकिन जिस समय वो उसको स्कूल जाने के लिए कहा जाता है तो वो जानता है ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होने वाली है। देयर विल बी सम स्ट्रेंजर्स आल्सो जिनके सामने खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको। तो एक टेंशन रहती है क्या वो खुद को उन लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। तो उन चीज़ों को वह एक्सेप्ट करता है और स्कूल भी जाता है। फिर स्कूल जाते जाते अब वो टीनेज के अंदर इंटर करता है, और टीनेज के अंदर इंटर करते ही वो आता है लवर की एज में, जहाँ पर किसी न किसी से उसको प्यार होता है, ठीक है। साइंग का मीन होता है SIGH, ये वर्ड है जिसका मीन होता है डीप ब्रेथ, ठीक है। फर्नेसेस की तरह, फर्नेसेस क्या होता है? भट्टी होती है लोहे की, ठीक है, उसकी तरह ये ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेकर ही इज जस्ट साइंग लाइक फर्नेसेस। यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है क्योंकि लाइक का यूज करके दो चीज़ों को कंपेयर करा गया है, ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज लवर की है, ही इज जस्ट साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है, ठीक है। और उस सॉन्ग जो है वो किस तरीके के होते हैं आपके, और वैसे यहाँ पर सैड सॉन्ग, वोफुल का मीन है ना। तो वो बड़े दुख भरे गाने सुनता है, और ये सारे गाने किसके लिए बनाए हुए होते हैं? मिस्ट्रेस के आईब्रोज के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आईब्रोज के लिए मतलब उसकी खूबसूरती के लिए वो गाने गाता है, बुरे तरीके से वो उसको चाहता है, हर कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार होता है। तो ये सब स्टेज जो है वो भी इंसान की लाइफ के कुछ सर्टेन टाइम के ऊपर वो इस तरीके की चीज़ों से भी गुजरता है, और ये बिल्कुल सच है, ठीक है। हम में से हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों का शिकार रहा है, और इसको नकारा नहीं जा सकता। और विलियम शेक्सपियर जैसा बड़ा इंसान फिर इन चीज़ों को कैसे नकारेगा? तो ये चीज़ है, एक सर्टेन एज पर आप ये कह सकते हो कि वो लवर भी बनता है, उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जिनको मेंटली उसको फेस करना पड़ता है और ख़ुद को प्रिपेयर करना होता है। बट ड्यू टू इमेच्योरिटी कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को आगे लेकर भी चले जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो कभी कभी गलत भी साबित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्जर की। फिर क्या होता है? लवर बन गया, वो स्कूल बॉय बन गया, इन्फेंट बन गया। अब लाइफ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो उसको आने लगा है। फिर वो अपने जैसे कई सारे और लोगों के सामने जाता है, और वो ये चीज़ देखता है कि यार लाइफ के अंदर कुछ करना ज़रूरी है, ठीक है, कुछ बनना पड़ेगा, अगर रेस्पेक्ट चाहिए अपन को, ठीक है, अच्छा पैसा होना चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, इसके बाद इन सब चीज़ों को छोड़ के लाइफ उसकी सेट करने का ट्राई करता है वो, और उस समय उसकी कंडीशन क्या रहती है वो देखना आप। द सोल्जर वो क्या बनता है? एक सोल्जर बनता है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स,
अलग अलग तरीके की कसमें खा लेता है, मैं आज से ये करूँगा, अब से मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा और मुझे किसी भी हालत में ये पाना है। तो ये कह सकते हो आप, ही इज़ एम्बिशियस टुवर्ड्स हिज सक्सेस, ठीक है, वो चाहता है कि मुझे सफलता मिले, ठीक है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और ये जो एक पार्ट की तरह, ठीक है, इसकी तरह ये क्या होता है, बियर्ड होती है इसके ऊपर, ठीक है। और मतलब ये देख रहे हो आप यहाँ पे सोल्जर मैंने आपको बता रखा है ताकि थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन जो है वो उसके अंदर इजाफा हो सके। जलस इन ऑनर, और उसको सम्मान चाहिए, हर कीमत पे उसको सम्मान की ज़रूरत है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और उस समय फुल एनर्जेटिक होता है वो इंसान, अगर उसको किसी से अगर झगड़े भी करने हों तो भी वो तैयार है, और चाहता है कि बहुत कम प्रयासों के अंदर मुझे मैक्सिमम मिल जाए। पेशेंस नहीं होता है इंसान के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर फील करता है, और आगे जाकर आप देखते भी हो कि वो एक ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा होता है जिस जो कहीं न कहीं पर शायद उतना सही नहीं है, उसका तरीका सही नहीं हो सकता है, या फिर उसको थोड़ा पेशेंस जो है वो अपने दिमाग में रखना पड़ता है। ये इनका यहाँ पे क्या कहना है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन का मीन्स होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस, आप ये कह सकते हो, फिर शॉर्ट टर्म रेपुटेशन आप कह सकते हो। उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए अगर इसको किसी कैनन के माउथ में भी जाना हो, कैनन क्या होता है, तोप होती है, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और यहाँ से जो बारूद वगैरह जो है वो इसके अंदर डाल के बिल्कुल एक बुलेट की तरह यहाँ से छोड़ते हैं इसको। तो अगर इस इंसान को इसके मुंह में भी जाना हो ना तो भी तैयार है, मतलब वो इंसान हर तरीके का रिस्क ले सकता है कुछ स्ट्रेंज ओथ्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक और एज आती है फिर, ये सोल्जर की तरह उसने ये टाइम भी अपने लाइफ का पूरा कर लिया। अब फिर एक जस्टिस की एज आती है, मतलब वो काफ़ी कुछ उसने जीवन में पा भी लिया है, अब काफ़ी समझदार हो गया वो इंसान। अब ये एज कैसी होती है वो देखना आप। तो जस्टिस, ये जस्टिस की एज आती है, इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन। देखो, फेयर राउंड बेली का मीन्स क्या होता है, पेट जो है उसका काफ़ी बड़ा हो गया है अब, बिल्कुल राउंड। और केपन का मीन होता है, ये केपन आपको दिख रहा होगा ना, चिकन होता है, ठीक है। और चिकन इसने इतना खा लिया है कि उसके पूरे पेट में स्टफ्ड हो गया है चिकन जो है वो पूरे तरीके से, और उसकी बेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। विद आईज सीवियर, आंखें काफ़ी गंभीर से नज़र आती है उसकी, मतलब जीवन का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ऐसे वो लोगों के सामने प्रिटेंड करता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी बियर्ड जो है वो फॉर्मल कट की होती है। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और पुरानी पुरानी कहावतें उसके पास होती हैं, बड़ी बुद्धिमानी वाली कहावतें जो हैं, वाइज सोज होती हैं, वो लोगों को वो सुनाता है। और इसके बाद उन्हीं सब चीज़ों को मॉडर्न इंस्टेंसेस से, आधुनिक जो हमारे जीवन के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं उससे उनको रिलेट करता है, और अपने आप को एक बेटर इंसान, एक समझदार इंसान के तौर पे वो लोगों को के सामने प्रेजेंट करता है। A capon is a fattened chicken prepared as a delicacy and lined here means more like stuffed, जम गया उसके अंदर पूरा, है ना। Proverbially, a capon refer to a bribe, wise source refers to old saying and modern instances are trite saying. Trite saying का means, यहाँ पे देखो मॉडर्न इंस्टेंसेस ठीक है, लेकिन उसके टाइम में मॉडर्न इंस्टेंसेस जो हैं, जिस समय विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, वो आज के समय में अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो वो जो उसकी जो मॉडर्न इंस्टेंसेस थे वो हमारे लिए क्या है, राइट सेइंग है, मतलब हमारे लिए पुरानी बातें हो गई है वो सारी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और एज के ऊपर, जो हमारी सिक्स्थ एज है, द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालोन। लीन का मीन क्या होता है, एक इंसान जो झुककर चलता है, स्लीपर्ड पहनकर। पेंटालून का मीन क्या होता है यहाँ पर, अ फुलिश मैन, फुलिश ओल्ड मैन, ठीक है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अपने चेहरे पर स्पेक्स लगा के, चश्मे पहन के। एंड पाउच ऑन साइड, और अपने साइड में एक पाउच रखता है यहाँ पर, जिससे वो अपने कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपने पास रख सके। हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शेंक। और यूथफुल होस का मीन क्या होता है यहाँ पर, उसके पास कुछ पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, जो अपने जवानी में वो इंसान पहना करता था, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसने इनको संभाल के भी रखा था। बट अब जब वो उनको पहनता है तो अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं, क्योंकि अब उसका फिटनेस लेवल जो है वो अच्छा नहीं रहा है, और ये वर्ल्ड जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा वाइड है फॉर इज ट्रंक सेइंग, क्योंकि दुनिया उस समय भी विस्तृत होती है,
लेकिन आपके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, आपका शरीर जो है वो साथ नहीं देता है। अब आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं रहते हैं क्योंकि फिज़िकली वीक हो जाते हैं और ये हर इंसान की लाइफ के अंदर आने वाला है और हमको भी कहीं न कहीं पर इन स्टेज से गुज़रना है। तो ये वास्तविकता है जिसको हमको अभी से समझना चाहिए। हम अगर ये सोचते हैं कि ज़िंदगी भर हम इसी तरीके के रहने वाले हैं तो बिल्कुल गलत बात है ये। हमको भी बुढ़ापा अपना जो है उसका सामना करना है, ठीक है? और इसी के लिए ऑफ़लाइन क्लासेस के अंदर भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये इसके लिए नहीं है, ठीक है, चलो आपके संस्कार दिखते हैं वो बात और है। लेकिन आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जिस समय आप कभी 60-70 के होंगे और उस समय कोई बच्चा है आपकी एज का, वो अगर आके उस समय आपके सामने अगर एक डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कहीं न कहीं पर ये चीज़ें कितनी गलत होती है। बिकॉज़ उस समय आपका ऑनर जो है वो कहीं न कहीं पर दाँव पे लगता है। आप सम्मानित खुद को महसूस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए कहीं न कहीं पर। और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा ये बात मान के चलें, अनडाउटेडली आपको करना ही है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल। अब जो उसकी एक बारी सी आवाज़ हो गई थी इतने लंबे समय से, अब ऐसा लग रहा है वो चाइल्डिश ट्रेबल, बच्चे की जो आवाज़ होती है उसकी तरफ वो कहीं न कहीं पर आगे बढ़ता है। पाइप्स एंड व्हिसल्स इन हिज साउंड, वो जो बोलता है, आपने किसी अगर बूढ़े आदमी को बोलते हुए सुना हो, है ना? जो काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है उसकी, ठीक है? और बोल नहीं पा रहा वो सही तरीके से। तो जब वो अपने सेंटेंस पूरे करता है तो उस समय एक व्हिसल जो है वो अपन को सुनाई देती है, ठीक है? हल्की-सी, जैसे वो व्हिसलिंग कर रहा हो। तो ये चीज़, ये एज जो है वो वहाँ पर हमको नज़र आती है कि वो इंसान उस स्टेज पर भी आता है जहाँ पर उसको 4 शब्द भी ढंग से बोले नहीं जा रहे हैं। तो ये एक और हमारे सामने सिचुएशन है जिसको हमको देखना है। चलिए फिर क्या होता है, 7 एज पर आते हैं अपन। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये जो एक स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री अभी तक चली थी, एक सर्टेन एज के ऊपर आकर ये ख़त्म होती है। और उस स्टेज का नाम है सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना। एंड मियर ओब्लिवियन, और ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आप सिर्फ ओब्लिवियन के अंदर होते हैं। ओब्लिवियन का मीन क्या होता है, चीज़ों को भूल जाते हैं आप, अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, आपके सेंस जो है वो आपका उतना अच्छे तरीके से साथ नहीं देते हैं। बस आप, ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पे आप डिपेंडेंट थे, इन सेकेंड चाइल्डिशनेस यू अगेन आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर्स। ये बात जो है वो हमको समझनी है, बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ वी कैन नॉट बी एट सेम स्टेटस, कभी नहीं होने वाला है हमारे साथ। और ये वो एज है जहाँ पर सेंस टीथ हो जाते हैं, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। सेंस का मीन क्या होता है, विदाउट। आपके दांत जो हैं वो सही तरीके से नहीं रहेंगे अब, जहाँ पर आपको चबा नहीं पाएंगे। आपकी आइज़ की जो कैपेबिलिटी होगी वो भी कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कुछ खाओ तो उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा होगा और सब कुछ सेंस हो गया होगा। तो सोचो लाइफ कितनी हार्ड होगी उस समय, और ये सच है जिसको हमको स्वीकार करना है। हियर mere means complete. Second childishness and mere oblivion is a fancy way of saying old age and death. ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, सेकेंड चाइल्डिशनेस और ओब्लिवियन जो है, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है सेकेंड चाइल्डिशनेस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर सॉरी, ये सेंस जो है, मियर वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट को, ठीक है। और सेकंड चाइल्डिशनेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मियर ओब्लिवियन, ये दोनों वर्ड है। सेकंड चाइल्डिशनेस तो आपका हो गया ओल्ड एज, और जो आपका सेकंड वर्ड है ओब्लिवियन जो है उसका मीन क्या होता है, डेथ। तो ये सारे कुछ वर्ड्स के मीनिंग है वो आप देख लें। फिर आते हैं अपन पोएम के अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, वो क्या क्या है। तो एक तो राइम की अपन अगर बात करें तो इस पोएम के अंदर किसी तरीके की राइम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखें। ये पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई है, ठीक है। द कोरस्पेंडेंस ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और द एंडिंग ऑफ वर्ड्स, ये राइम की डेफिनेशन है। स्पेशली व्हेन दीज आर यूज्ड एट द एंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, मीन्स पोएट्री के लाइन के अंदर, एंड के अंदर स्पेशली, बाकी कभी कभार आपको थोड़ा बहुत अलग भी कुछ नज़र आ सकता है इसके अंदर, वहाँ पर अगर सेम साउंड से अगर वो पोएम जो उसकी लाइन्स है वो एंड होती है,
फर्स्ट लाइन या फिर सेकंड लाइन में मानो कोई मैच हो रहा हो, या फिर फर्स्ट थर्ड के अंदर हो रहा हो, ये सी पूरी राइमिक स्कीम जो है वो उनकी बनती है। ए बी होता है, फिर ए बी, और फिर इस तरीके से आप ये बनती रहती है ना, ए बी बी ए वगैरह। ये सारी राइम स्कीम जो है, मैं शायद अगर मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपके ये सारे पार्ट जो हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच हैं कहीं ना कहीं पर, उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। द पोएम सेवन एजेस ऑफ मैन हैज़ नो राइम स्कीम, इट्स कंपोज्ड इन फ्री वर्ड्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इस पोएम के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, अलिट्रेशन है। उसके कुछ एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। सेम लेटर्स का साउंड जो है, या फिर सेम लेटर हो या फिर सेम साउंड हो, अगर वो एक सेंटेंस के अंदर रिपीट होता हुआ हमको नजर आए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन। अब यहाँ देखो आप, अ वर्ल्ड टू वाइड, आप इस यहाँ पर देखोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत क्लोजली इन दोनों लेटर का इस लाइन के अंदर यूज हुआ है। फिर आप देखोगे श्रंक शैंक, दो लेटर है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और जब इस तरीके से लेटर्स का इस्तेमाल होता है तो फिर वो क्या कहलाते हैं, एलिट्रेशन कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, वरना एलिट्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो यूजुअली पोएम के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन देखूंगा मैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो जो है वो बनाने का मैं पूरा ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट है रिपीटेशन। क्या होता है, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सैड और रिटर्न। कोई चीज़ जो कही जा चुकी है, कोई चीज़ जो लिखी जा चुकी है, वहाँ पर अगर रिटर्न ये रिपीटेशन अगर किसी चीज़ का होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिपीटेशन। यहाँ पर एक वर्ड है सेंस 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 सेंस, जो हमने लास्ट एज देखी थी वहाँ पर हमको 4 बार सेंस वर्ड दिखा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुआ है, रिपीटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सिमिली है, a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind using words like as और such। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना जो एक जैसे नहीं है, ठीक है, और वो भी किस तरीके से, जब आप कंपेयर करोगे तो उस समय लाइक एज या फिर सच, इन तीन वर्ड्स का आप यूज़ करके अगर कंपैरिजन करते हो। सच के बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे, यूजुअली आपको केस जो मिलेंगे वो लाइक और एज के ही मिलेंगे। और सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर चैप्टर के अंदर देखा आपने, क्रीपिंग लाइक स्नेल। तो वो जो स्कूल बॉय जो है उसका कंपैरिजन किससे हुआ, स्नेल से हुआ, और किस वर्ड का यूज़ करके, लाइक का। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट वर्ड है साइंग लाइक फर्नेसेस। कौन साई कर रहा है यहाँ पे, लवर जो है, ठीक है, और वो उसका कंपैरिजन लवर का किसकी तरह करा गया, फर्नेस की तरह, ठीक है, क्योंकि उसकी साइंग और एक फर्नेस की साई जो है उसके अंदर सिमिलैरिटी जो है वो पोएट जो है वो महसूस करता है कहीं ना कहीं पर। इसके बाद बियर्ड लाइक द पार्ट। बियर्ड लाइक द पार्ट मीन्स पार्ट की तरह वहाँ पर इसके क्या थी, बियर्ड थी, तो वहाँ पर उस सोल्जर को किससे कंपेयर करा गया, पार्ट से। तो फिर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या होगा, सिमिली होगा। देखो सिमिली जब हो जाता है तो आगे की स्लाइड में मेटाफोर है, लेकिन यहाँ पर ही मैं क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होता है, बट उस जगह पर लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं होता है। बस आपको इतना डिफरेंस समझना है इन दोनों में। Figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable। कोई एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करना जो वाकई में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो एक इंसान जो है वो क्या चीज़ पाने की कोशिश करता है, बबल रेपुटेशन। अब बबल रेपुटेशन का वास्तविक मीन क्या होता है, शॉर्ट टर्म सक्सेस आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सक्सेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, बबल रेपुटेशन पाने की वो कोशिश कर रहा है, जो चीज़ लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, शॉर्ट टर्म रेपुटेशन आप इसको कह सकते हो। तो वहाँ पर उसकी जो एक शॉर्ट टर्म रेपुटेशन है उसको क्या कहा गया, बबल रेपुटेशन। तो बबल यहाँ पर किसके लिए अप्लाइड हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए, और वो भी बिना हमने लाइक और एस का यूज़ करा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर इस पोएम के अंदर, एक और फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है जिसको एंटीथेसिस बोलते हैं।
बट मुझे नहीं लगता कि आपके 12th बोर्ड तक ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती है और नहीं पूछी जाएगी, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, ठीक है? तो देखेंगे अपन, अगर मुझे लगता है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर हम बात करेंगे, वरना हम उसके ऊपर बात करने वाले नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर अपन को बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक बार नई पोएम के साथ आरबीएससी की।